आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर मेरा क्या होता है, आपके सामने लिखा गया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्टर में सबसे मेन टॉपिक, जो सबसे पहले टॉपिक्स पे आज जिस टॉपिक पे मेरे को बात करना है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों को बात करनी है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या चीज़ होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम किसी मटेरियल, सपोज दैट कोई मटेरियल हम ले लेते हैं, कोई भी मटेरियल। अब जब भी मटेरियल की बात करते हैं तो हम किस टाइप का मटेरियल लेंगे, तो याद रखिएगा वहाँ पे हम अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो एक कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे किसी मेटालिक मटेरियल की बात करते हैं, से मिलकर के बने होते हैं। और जब हम एटम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि इसमें जो बहुत सारे एटम्स से मैंने कहा, तो यहाँ पे एटम्स का क्या होता है कि हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग सिंपली बोलते हैं कि एटम इज कंसिस्ट बाय 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे देखो सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपको एक एटम दिया गया इस तरीके से। अब यहाँ पे जो एटम दिए गए हैं इसको ध्यान दीजिएगा। एटम यहाँ पे जो सेंटर पे होता है, इस सेंटर पे जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ यहाँ पे इसके आउटर ऑर्बिट में जो होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ऐसा मैंने सिंपली इसको पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब इसके चारों तरफ जो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसके पास क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बना हुआ होता है। ध्यान देना, या आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स लगा होता है। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, या कूलम्ब्स बोल सकते हो, कूलम्ब्स फोर्स इसके बीच में अप्लाई हो रहा है। अब इसके थ्रू यहाँ पे देखिएगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्बिट, यहाँ पे बहुत सारे, एक दूसरा ऑर्बिट भी यहाँ पे होगा। इस पे जैसे जैसे ऑर्बिट, लेकिन इतना चीज़ ध्यान देना कि इस सेंटर से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम हो रहा है। इसके कहने का सेंस आप ये जान सकते हो और जानते भी हो कि जब भी किसी न्यूक्लियस के जितना भी क्लोज जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे टाइटली बॉन्ड होता है। या उसके बीच में आप बोल सकते हो जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके भी यहाँ पे होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है ना, कि ये ज़्यादा होगा। कहने का सेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज यू नो दैट बेटा फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे दिया गया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों चार्जेस के बीच के जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी क्या हो जाता है, वहाँ पे वो कम होता जाता है। दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो ये इतनी बात तो हो गई, लेकिन अब सिंपली बात जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब भी कोई भी यहाँ पे मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल्स हो या कोई भी ऐसे दे दिया गया। अब यहाँ पे इसको मैंने ले लिया। अब क्या होता है, हमें पता होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली मूव करता है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखो, अभी हम दिखा रहे हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से हैं यहाँ पे, इसके इनसाइड। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में फ्रीली मूव करते रहते हैं। इसके अंदर में जब भी इस पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है तो कोई भी मेटल्स होंगे उसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लगभग कितना होता है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका कहने का सेंस 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोच लो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो मेटल्स में फ्री होते हैं, अब फ्री हैं तो जैसे अब ये जो फ्री हैं तो इसके अंदर में अपना मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि दीज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज अ गैस पार्टिकल्स, एक गैस पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक ये रूम है, यहाँ पे सामने एक रूम दिया गया है। अब ये रूम क्या है, चारों तरफ से बंद हो जाए, चारों तरफ से बंद है तो इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो इधर उधर ज़्यादा से लेफ्ट राइट या फिर वहाँ पे जाएंगे उस दीवार तक, यहाँ तक आ जाएंगे और ये फाइनली क्या होंगे, एक दूसरे से वहाँ पे टकराते हुए और इसी में रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर में फ्रीली मूव करता रहता है। फ्रीली मूव कैसे करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में यहाँ से आया, अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयंस से टकराता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, अगर इसको मैं पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में ले लेता हूँ इसको, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इसके बीच में अगर कोई चार्जेस नहीं हैं तो ये क्या होगा कि इस तरीके से यहाँ पे मूव करता हुआ, फ्रीली मूव करता हुआ है। लेकिन जैसे किसी पॉजिटिव आयन से आकर के यहाँ पे टकराता है, जैसे पॉजिटिव आयन से क्यों टकराएगा, बिकॉज ऑल्सो यू नो दैट द नेचर ऑफ द चार्ज। ये अगर पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ पे इंसिडेंट करता है, कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद फिर जंप करता है और यहाँ से पता चलता है फिर इस साइड ऐसे निकल जाता है। अब ये देखो, ये तब तक स्ट्रेट लाइन बनती है जब तक इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज इससे कोलाइड नहीं कर रहा है, जब तक कोई कोलाइड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे कोई दूसरा पॉजिटिव आयन से जैसे इससे कोलाइड करता है तो फिर अपनी डायरेक्शन को बदल देता है, ये ऐसे आ गया, पता चल रहा है यहाँ पे आकर के अगले से इंसिडेंट किया, फिर यहाँ से क्या हो गया, इसके यहाँ से डायरेक्शन ऐसे बदल गए। कहने का सेंस क्या होता है कि इस मेटल के अंदर में जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई नहीं की गई है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण ये अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाते। जैसे बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता है, पॉजिटिव आयन से इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इतना ध्यान देना कि जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई नहीं की गई है तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ दिस मेटल विल बी इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग, ए जिगजैग फॉर्म में होगा। यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में बन रहा है, ये देखो। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे फॉर्म बनाता जा रहा है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया गया होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो किस फॉर्म में, किस वेलोसिटी से, कितने उसमें होता है, क्या स्ट्रेंथ उसकी होती है, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ से इस चीज़ को देखिएगा। अब यहाँ पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है टू फ्लो द करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान दें। मैंने कहा थर्मल एनर्जी के कारण, किसके कारण हो रही है, थर्मल एनर्जी के कारण। और जो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन जो ये बन रही है, यहाँ पे बीच में कोई भी पॉजिटिव आयन से इससे कोलाइड नहीं हो रहा है, कोई भी कोलाइड नहीं हो रहा है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इसी को क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। फ्री पाथ का इन द सेंस हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त जितनी स्ट्रेट लाइन बन रही, ए जितनी स्ट्रेट लाइन बनी, ए क्या हो गया, ए भी फ्री पाथ, इसको भी बोलते हैं फ्री पाथ।
हो जाएगा। इसका सेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक जगह से दूसरी जगह में जब तक इंसिडेंट नहीं करता किसी पॉजिटिव आयन से तब तक वो क्या होता है कि स्ट्रेट भागता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब यहां से इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड या कुछ भी, माइक्रो मिनी कुछ भी ले लो, जितना भी सेकेंड लगा, थोड़ा सा भी टाइम जो लगा, ठीक ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी आप लेते हो तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ना। तो इस पॉइंट से ए से बी तक आने में जो स्ट्रेट लाइन बनी, इसको आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा। जो टाइम लगा उसको हम मान लेते हैं टी। यहाँ पे ये जो टाइम टी मैं बता रहा हूँ, या आप बोल सकते हो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कोलाइड करने में जो टाइम ले रहा है उसी को बोलते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। कभी कभी ये वाइवा में भी पूछा जाता है। यहाँ से क्या बोलते हैं? इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और जैसे अभी हम डेरिवेशन में चलेंगे, रिलैक्सेशन पॉइंट को टाउ से डिनोट करते हैं। किससे बोलते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो टी दिया गया वहाँ पे टाउ लेकर के ऐसा इसको डिनोट करते हैं। तो अब आपको दो चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से कि फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। फ्री पाथ का इन द सेंस क्या हो गया कि जब एक जगह से कोलाइड होकर दूसरी जगह पे जब तक कोलाइड नहीं करता है उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को फ्री पाथ बोलते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम उस फ्री पाथ को, उस स्ट्रेट लाइन को कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बोल रहे हैं u1 बी द वेलोसिटी, ध्यान देना। अब b से c तक आई u2, c से d तक u3, इस तरीके से यहां से u4, इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहता है और फाइनली क्या होता है? वो कहीं जा नहीं पाता है, वो इस रूम में ही यहां से लेफ्ट, ध्यान देना, अप डाउन राइट लेफ्ट, इस तरीके से करता हुआ फाइनली अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर आ जाता है। तो हम इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जो इसकी थर्मल वेलोसिटी है, जो ये थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, दैट विल बी जीरो। यहाँ पे क्या हो जाता है भैया? जीरो हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना कि जो थर्मल वेलोसिटी इसका इसको v से आप u एवरेज, यहाँ से एवरेज थर्मल वेलोसिटी के टर्म में या इनिशियल वेलोसिटी ले लो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ से आपको जो u एवरेज, यहाँ से u है, u एवरेज के टर्म में मैंने लिया। यहाँ से ध्यान देना, सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो उससे पहले अभी हमने पहले टॉपिक पे बात किया कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। हमने बताया कि जैसे कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल दिया गया है तो इसके इनसाइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स किस रेशियो में होता है? अभी अभी मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इसके अंदर ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। ये जो मूव करते हैं अपनी थर्मल एनर्जी के कारण मूव करते हैं। लेकिन आपको ये पता होता है कि एक चीज़ ध्यान देना कि जब ये यहाँ पे जब भी इस कंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं की गई होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और किससे मूव कर, जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस टाइम जो ये मूव कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इतनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। किसकी होती है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। या इसको ये भी बोल सकते हो कि ये थर्मल वेलोसिटी होती है। क्या चीज़ होती है? कि थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ पे मूव करता रहता है। लेकिन अपनी यहाँ पे ये तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन सबकी जो वेलोसिटी होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड या 10⁶ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली होती है।
इतनी होती है। तो ये बोला जाता है यहाँ पे होता है कि अपनी थर्मल एनर्जी के कारण मूव करता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम सपोज करते हैं, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आकर के इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है वो u1 है, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो u2 है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो u3 है। इसी तरीके से आप जिस तरीके से मूव करते हुए जाओगे u1, u2, u3 आपको डॉट डॉट un तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, या फिर आप बोलते हो कि थर्मल वेलोसिटी होगी। आप ये जान रहे हो कि डिफरेंट यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के नाते और इनकी जो डायरेक्शन है ये रैंडम डायरेक्शन होने के नाते इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी टू 0, वो हमेशा 0 होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, u1, जैसे यहाँ से देखिएगा अगर वेलोसिटी के टर्म में u1 u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un डिवाइडेड बाई n number of electrons, then a u average is equal to 0। ये क्या होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये क्या होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये किस लिए 0 हो गई, क्योंकि ये अपनी रैंडम डायरेक्शन के लिए हो गई। होता क्या है आप इसको जानते हो, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे गया, यहाँ इंसिडेंट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, फिर वहीं पे आ जा रहा है। मीन्स अगर फाइनली देख रहे हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0, और जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 तो उसकी भी क्या, यहाँ से पूरा का पूरा हमें एवरेज उसका क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, कि मीन्स उसके मूवमेंट का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है, 0। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ होती है। तो यहाँ से देखिएगा, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा भी। तो वहाँ से सबसे पहले चीज़, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, और उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, वो 0 होती है। तो यहाँ से ध्यान देना। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में इस तरीके से सेटअप कर देते हैं। यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सेटअप किया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेटअप करते हैं तो इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, इसके अंदर में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो रही है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो, एज बी अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस कंडक्टर, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेटेड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ए मूव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मीन्स एसिलरेट करने लगते हैं। एसिलरेट क्यों कर रहा है, इसलिए अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन का सेंस हो गया कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब आपको क्या दिख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो यहाँ से सब के सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। लेकिन कब मूव करते हैं, जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हुई। तो ये एसिलरेट करता है। क्यों एसिलरेट करता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो अगर यहाँ इज इक्वल यम ए होता है, यहाँ से एसिलरेशन के टर्म में जब भी यहाँ से हम आते हैं, ठीक ना, यहाँ से इसके, हाँ ध्यान देना, यहाँ से अगर एसिलरेशन के फॉर्म में चलते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं एसिलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड F/m होता है। F क्या होता है, फोर्स लगता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या लिख सकते हैं, E/m, ये चीज़ लिखते हो। और यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर वेक्टर में तो यहाँ पे वेक्टर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड बेटा आल्सो यू नो दैट E इज इक्वल V/L होता है। क्या होता है, V/L। तो इसको एक टर्म और भी लिख सकते हो, E/m/L, ये भी लिख सकते हो यहाँ से। तो आपको क्या मिल गया है कि एसिलरेशन ए किसके कारण होता है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चलो अब देखते हैं यहाँ से
कि ये कैसे एक्सिलरेट करता है। जैसे ही यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की जाती है तो ये सब क्या होते हैं कि पहले तो ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, कहीं पे भी लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, इनको कोई टेंशन है नहीं, एकदम से रिलैक्स हैं। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर थोड़ी सी बाउंडेशन लगी, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द सेंस क्या हो गया कि इसके ऊपर बाउंडेशन लग रही है। अब बाउंडेशन क्या लग रही है कि पर्टिकुलर तुमको इसी डायरेक्शन में जाना है, तुम अपने मन के नहीं हो, तुम अपने मन से कार्य नहीं कर सकते हो, अब जो मैं बोलूँगा वो आप करोगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे ही एक बाउंडेशन लगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सेटअप किया गया तो एक पर्टिकुलर बताया गया कि अब तुम इसी डायरेक्शन में मूव करोगे। जब इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस टाइम पे देखिएगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करना शुरू करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे तो मूव करते समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इस फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो अचानक से क्या हो जाती है, और ज़्यादा इंक्रीज होती है। वो वहाँ से क्या करता है, और ज़्यादा गेन करता है, एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी को गेन करता है तो क्या करता है, तुरंत अचानक से जंप करता है मूव करने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही ये जंप करता है एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है या फिर किसी पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है। और जैसे ही इस फ्री इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन से टकराता है तो जो इसकी गेन्ड एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। तो इस तरीके से चलता है जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, कभी भी देखो कोई हम वीडियो देखते हैं और स्मूथली वीडियो को देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन कोई मुझे कॉल किया कुछ भी, हम उसको क्या रोकते हैं, फिर वहीं पे रुक जाता है, फिर वीडियो हम देखना, फिर जैसे क्या कहते हैं उसको क्लिक करते हैं, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। मीन से क्या हुआ कि अब इसका प्रोसेस जो होता है, मैंने बताया, फिर से ध्यान से बेटा सुनिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उससे ज़्यादा एनर्जी और गेन कर लेंगे, और जैसी एनर्जी गेन करते हैं तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये जंप करते हैं, मूव करते हैं। जैसे ही मूव करते हैं तो ये दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या फिर किसी पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, और जैसे ही टकराते हैं तो जो गेन्ड एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। मीन जितनी तेज आए उतनी तेज रुक गए, जितनी तेज आए उतनी तेज रुक गए। ये वो तो यही होता है कि जैसे हम इस साइड में दौड़ के जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, हमको रोकने वाले 20 लोग हैं, अब वो मेरा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ से तो खूब तेज दौड़ा लेकिन अब 20 से टकराते हुए मुझे निकलना है। तो क्या हो रही, धीरे धीरे मेरी एनर्जी, मैं जा तो उसी तरफ रहा हूँ, ट्राई यही है कि मैं जाऊँगा उसी तरफ, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके रोकने की वजह से मेरी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। तो ये इसी तरीके से होती है कि यहाँ इसकी वजह से एनर्जी गेंड करता है, लेकिन जैसे ही वो कोलाइड करता है किसी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन से तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके टर्म में क्या हो रही, अब ये भी क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको किससे निकालते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो वो क्या होता है, v इज इक्वल u प्लस AT के टर्म में। अब ये क्यों अप्लाई किए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे चल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ से और एक चीज़ देखिएगा, इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट, आप सोचो इलेक्ट्रॉन के पास पहले से थर्मल एनर्जी थी जिसके कारण 10⁵ मीटर पर सेकेंड चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सेटअप हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बाउंडेड करने का काम कर रहा है। बाउंडेड उसको क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स भी लगा रहा है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं मूव कर सकते हो। तो क्या करता है, इसके लगाने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी कुछ एनर्जी गेंड करता है, लेकिन एनर्जी जैसे गेन करता है, अभी मैंने बताया, लॉस भी हो जाती है। ज़रूरी ये नहीं कि मैंने गेन कितना कर लिया, ज़रूरी ये है कि मेरा कंटिन्यू मेरे पास स्टोर कितना है। पता चला मैंने इतना गेन किया, अगर 10 जूल एनर्जी, 9 जूल मैंने लॉस कर दिया, मैंने 12 जूल गेन किया, 11 जूल लॉस कर दिया, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या बचा, 1 जूल। तो मेरा जो मूवमेंट होगा, मेरा जो वर्क डन होगा, वो किसके थ्रू होगा, क्या रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कितनी एनर्जी होगी, वो ओनली 1 जूल होगी। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये हुआ कि वो गेन तो किया, लॉस भी हो जा रहा है, तो इसके लिए इसका जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये आ तो रहा है इस साइड में, लेकिन बहुत ही उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो किस रेशियो में होता है उसको बता दे रहे हैं, 10⁻⁴
-4 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। सोच लो, पहले मूव कर रहा था 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, और बाद में क्या हो गया 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट हो गया। तो इसको अगर थोड़ा सा और समझना चाहो तो ध्यान देना, जैसे मान लो एक कोई भी यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था, इलेक्ट्रॉन का। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करना शुरू किया इस तरीके से मूव कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होती है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेटअप हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इसका जो मूवमेंट होता है इनिशियल तो यहीं से होगा, इनिशियली यहीं पे होगा। और देखो ये चीज़, अब ये इसका मूवमेंट है, जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है ड्रिफ्ट पोजीशन, ये ड्रिफ्ट हो रही है। मीन्स अभी जब वो फ्री था तो इस तरीके से मूव कर रहा था, लेकिन इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के बाद वो ड्रिफ्ट कितना हुआ, इतना मीन्स बहुत कम ड्रिफ्ट होता है। मैंने फिर से कहा, वही मैं कह रहा हूं कि ये गेन तो करता है, एनर्जी गेन करता है बेटा, लेकिन जैसे ही इंसिडेंट करता है किसी पॉजिटिव आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन से, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है और फिर से एकदम स्लो हो जाता है। तो यहां से देखिएगा, अब इस चीज को क्या करते हैं, v = u, और इस v को क्या लिखते हैं, यहां से ध्यान देना, v d यहां से लगा देते हैं कि मीन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब इसी के आगे थोड़ा सा चलते हैं, a एज एक्सीलरेशन, t बी द टाइम। लेकिन अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो टाइम की बात होती है वो रिलैक्सेशन टाइम की बात होती है। रिलैक्सेशन टाइम यू ऑल्सो नो दैट, अभी मैंने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब मैं पढ़ा रहा था तो फ्री क्या होता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कि डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय टाउ। अब यहाँ से इसको किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो इसको हम और ज़्यादा लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, वी डी इज इक्वल यू प्लस यहाँ से ए टाउ, ए टर्म आ जाता है। अब u इनिशियली क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जा रहा है तो मेरे पास क्या बचा, वी डी इज इक्वल 0 प्लस ए टाउ। अब बेटा ए की वैल्यू यहाँ से हम रख लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं ये चीज़, तो वी डी इज इक्वल माइनस ई कैपिटल ई बाई एम आर। वी कैन राइट हियर वी डी इज इक्वल, इस टर्म में बेटा माइनस ई वी, ठीक है, ई वी बाई एम एल। मेरा रिजल्ट ये आ जाता है। मीन्स ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिर्फ इतने देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से कि कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है, कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है। जानते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है कि दैट इज़, इस पे कह रहा है कि ये किस कंडीशन में v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i की बात किया। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए इसने कंडीशन लगा दिया। कंडीशन इसने क्या लगाया कि टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया, कि जो वायर, जिस वायर से करंट का फ्लो हो रहा है उस वायर का टेम्परेचर, लेंथ और एरिया, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i या i इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। लेकिन कभी भी हम v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, अगर इन दोनों का v और i का ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ यूँ बनता है इस तरीके से, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस यहाँ पे क्या हो गया कि अगर इस स्ट्रेट लाइन का कहने का सेंस हो गया कि जैसे जैसे v इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे i इंक्रीज हो रहा है, या यहाँ पे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब एक पहला इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी इसको v इज़ इक्वल टू i नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखा जाता है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। क्यों, यहाँ पे जैसे ही इसको लिखते हैं v इज़ इक्वल आई आर हो जाता है। r क्या हो जाता है, r जो है यहाँ पे ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा यही चीज़ इफेक्टिव होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यही जो रेजिस्टेंस, अगर लेंथ,
एरिया या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अदरवाइज फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो उसके बीच में किसका फ्लैक्चुएशन आ जाता है, रेजिस्टेंस का फ्लैक्चुएशन आ जाता है। और जब रेजिस्टेंस इसको बैलेंस कर रहा है रेजिस्टेंस, तो अगर इसमें फ्लैक्चुएशन आएगा तो ये भी डिस्टर्ब होगा। इसीलिए वहां पे कहा गया होता है कि यहाँ पे इफ फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर लेंथ एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल आई आर। इतनी बात समझ में आई। अब इसको अगर एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, तो हम क्या होता है, जो ये R होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। इसका कहने का सेंस क्या हो गया कि जब भी L बी द लेंथ ऑफ द वायर, जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब एक ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, कभी कभी देखो गर्मियों के टाइम में, गर्मी के टाइम में जब भी देखोगे तो वहाँ पे लाइट काफ़ी डिम आती है। हम लोगों के यहाँ लाइट डिम क्यों हो जाती है, रीज़न ये होता है कि उस वायर का इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उस टेम्परेचर के भी कारण और गर्मी के कारण वायर क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, और जो पिघलता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जब लेंथ बढ़ती है तो उसका रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और रजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है, किसी भी वायर का, किसी भी मेटल के रेजिस्टेंस का सेंस क्या होता है कि व्हिच इज अपोज टू फ्लो द चार्ज, जो चार्ज के फ्लो का ऑब्जेक्शन करता है। और जब वो चार्ज के फ्लो का ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, करंट उस अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रही है जैसे पहले होती थी। अब दूसरी चीज देखिएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द वायर। जैसे सपोज दैट ए वायर है, अब इसकी एरिया, इसकी ये एरिया होती है। कभी देखो हम लोग अपने घर में वायर यूज़ करते हैं, अगर नॉर्मली वायर यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं 6 mm का, अगर 6 mm का वायर यूज़ कर रहे हो तो उसकी लाइट देखो, फिर क्या होती है, लाइट होती है। और जैसे हमारे घर में डिवाइसेस बढ़ती जाती हैं, जैसे AC लगा लो, फ्रिज लगा लो, ये तो आप बोलते हो कि अब 10 mm की केबल लगा देना है। 10 mm का केबल का इन द सेंस क्या हो गया कि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाती है, और उसकी जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी तो रजिस्टेंस घटेगा, और जब रजिस्टेंस घटेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे स्मूथली मूव करेगा और फ्लो होगा, जिससे वहां पे हमको करंट प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहती है। तो ये चीज होता है बेटा, दो चीजें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहां से देखते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन से तो आपको क्या मिल जाता है, R is directly proportional to L by A and R is equal to rho L by A. what do you mean by rho? अब यहां से जो रो होता है इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। रो भी द रजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टिविटी होती है, ठीक ना, यहाँ से, और इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब दोनों चीजों में इक्वेशन V इज इक्वल आई आर, R इज इक्वल दिस, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से देखो फ्रॉम, यहाँ से बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से भैया अगर R की वैल्यू, यहाँ पे R है, R की वैल्यू निकालो, V बाई आई हो जाएगा, यहाँ पे V बाई आई हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से रो L बाई ए हो जाता है। क्या हो गया, रो L बाई ए हो गया। अब इसके टर्म में यहाँ से ध्यान देना, V बाई आई इज इक्वल दिस, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ L इस साइड में ले लो, इज इक्वल रो I बाई ए, यहाँ से ले लो। अब इस पे क्या होता है, V बाई L, अभी पीछे हमने निकाला E होता है, क्या होता है E एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E इज इक्वल रो, अब रो के टर्म में आई क्या हो जाता है, जे, क्या हो जाता है, जे का सेंस क्या होता है, यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया का सेंस हो गया, करंट डेंसिटी की बात कर रहा है, वेयर जे बी द करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी जे इज इक्वल क्या होता है, आई बाई ए होता है भैया। तो यहां से रो इज इक्वल आपको क्या मिल जाता है, ई बाई
जे इसके फॉर्म में, वेयर जे बी द करंट डेंसिटी। यहां से ध्यान रखिएगा कि जे क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है। क्लियर? यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, बहुत बढ़िया है। देखो, एक कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल दिया गया, एक कंडक्टर दिया गया, जिसकी एरिया अगर यहाँ से हम बात करना शुरू करें तो ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, यल बी द लेंथ, यहाँ पे यल बी द लेंथ, एंड ए जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो मैंने कहा जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में मूव कर रहा है। और यल बी द लेंथ, ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ पे आपको पता है कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, अगर यहाँ से ध्यान देना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो उसको क्या लिखते हो, E लिखते हो। ठीक है ना? चलो ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर इस टर्म में हम बात करते हैं तो वॉल्यूम, इसके सबसे पहली चीज़ जब हम देखना शुरू करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर निकाल लेते हैं बेटा। क्या चीज़? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कंडक्टर की बात करते हो। अब भैया वॉल्यूम में क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू यल, ये चीज़ हो गया। ठीक ना? अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भैया, तो यहाँ से हो जाएगा NaL। ठीक ना? अब यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, तो भैया एक पे चार्ज क्या हो रहा है, E, तो यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा, NeAL। ये चीज़ निकल आया कि मीन्स टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन NeAL आ गया, NeAL आ गया। कोई डाउट तो नहीं? तो चलो ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम निकालते हैं कि टाइम टेकन, यहाँ से टाइम टेकन बाय वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन end to other end of कंडक्टर। इस कंडक्टर के वन एंड से दूसरे एंड तक, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लिया गया, और टाइम क्या हो गया, टाइम सपोज दैट मैंने t मान लिया। और टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल यल होगा, यल, वेलोसिटी क्या है, vd, यहाँ से vd क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज हुआ। टाइम टेकन t इज इक्वल यल बाई v हो गया, vd हो गया। ये चीज तो टाइम टेकन यहाँ पे। देन अब यहाँ पे देन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, करंट flows through the conductor, यहां से थ्रू द, भैया यहां से करंट क्या फ्लो करेगी उस चीज को देखिएगा यहां से। तो I इज इक्वल, अब इस यहां पे हम कर लेते हैं इसका डेरिवेशन। I इज इक्वल क्या होता है, Q बाई T होता है। क्या होता है, Q बाई T होता है। अब इसको देखो, यहीं पे हम इसका डेरिवेशन कर ले रहे हैं पास में ही। Q, तो यहाँ से Q क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q मीन से NeAL, यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, NeAL। और यहाँ से T क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, L बाई VD, यहाँ से L बाई VD, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से L और L कैंसिल आउट हो गया, L और L कैंसिल आउट हो गया। तो हमको मिल क्या रहा है यहाँ पे, I इज इक्वल, ए VD ऊपर चला जाएगा, NeAVD। ए हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है किसका, I की वैल्यू। I इज इक्वल NeAVD, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से ये चीज़ होता है क्या, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है?
तो बेटा अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में कुछ है नहीं, एकदम इजी है, बस पीछे जो रिलेशंस अभी हमारे निकले उन्हीं को रिलेट कर देना है। बेटा क्या जानते हैं, देखो सबसे पहले वी नो दैट, अटेंशन हियर, वी नो दैट अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो फाइंड आउट की हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में वी डी इज इक्वल, यहाँ से वी डी इज इक्वल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। और मैंने बोला कि E इज इक्वल क्या होता है, V बाई एल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई वी टाउ बाई एम एल। एक तो रिलेशन अभी इसको हमने अभी जस्ट निकाल रहे हैं पिछले स्टेप में, और दूसरा क्या होता है रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। देन आल्सो नो दैट, आल्सो वी नो दैट, अभी हम लोगों ने जो निकाला, चाहे नो दैट भैया क्या निकाले अभी हम लोगों ने, यहाँ से निकाल रहे हैं कि I इज इक्वल एन ई ए वी डी, इस टर्म को हमने फाइंड आउट किया। यहाँ से बेटा वी डी की वैल्यू अगर निकालते हो वी डी, तो आप लिखते हो I बाई एन ई ए, इस टर्म में आ जाते हो। यहाँ से ध्यान देना, अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गए, क्या हुए, दो इक्वेशंस हो गए। वी डी इज इक्वल ई वी टाउ बाई एम एल, वी डी इज इक्वल आई बाई एन ई ए हो गया। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, भैया जैसे ही फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हो तो इसको क्या लिखते हो, आई बाई एन ई ए इज इक्वल, यहाँ से ई वी टाउ बाई एम एल। अब भैया यहाँ से क्या करोगे, v यहीं पे रहने दो, i इस साइड में ले लो, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से एम एल इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे एन ई ए, अब e है तो e स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ, यहाँ से v बाई आई, यहाँ से ये आ गया। आपको ये रिलेशंस जो यहाँ से मिल रहे हैं, इस रिलेशन को ध्यान देना, यहाँ से भैया इस रिलेशन को, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये चीज़ जो यल बी द लेंथ, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके टर्म में। तो यहाँ से जब इस टर्म में चलते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो टर्म है पूरा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यम कामा यल एन कामा ई ए एंड टाउ आर कांस्टेंट। तो भैया क्या लिख सकते हो इसको, v बाई आई इज इक्वल कांस्टेंट लिख सकते हो, मीन्स इज इक्वल टू आर लिख सकते हो, यही तो हुआ आर। अब यहाँ से v इज इक्वल आई इज इक्वल आर, ये ओम्स लॉ हुआ। अब इसी को यहाँ पे लेकर के इसको चलते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे इसके साथ रख देते हैं, आर इज क्यों, सिंस वी नो दैट, अब क्या आ गया, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये चीज़ आ गया। यहाँ से प्रूफ होता है। अगर थोड़ा और आगे चलना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर सकते हो बेटा, सिंस वी नो दैट आर इज इक्वल रो एल बाई ए होता है। अब रो एल बाई ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, रो एल बाई ए इज इक्वल एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ से हो जाता है यल से यल कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, रो इज इक्वल आ जाएगा यम एन ई स्क्वायर टाउ, एक वैल्यू ये भी आ गई, यहाँ से ये चीज़ आ गई। तो ये होता है कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, और इसके रिलेशंस में हमने क्या निकाला यहाँ से, ओम्स लॉ का डेरिवेशन। तो ये आज मेरा टॉपिक था आज का, और यहीं पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक